दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं किसी भी इंट्रो को नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप बिना किसी हिंट के पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत होती है काली नाम के आदमी से, जिसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने में कोई उसे आवाज देकर कहता है, मादेश्वरा। लेकिन तभी आधी रात को बाहर कोई आकर काली का गेट खटखटाने लगता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और सपना टूट जाता है। अब काली बाहर आकर देखता है तो उसे गांव की एक औरत दिखती है, जो उससे 500 रुपए मांगती है। असल में काली एक पोस्टमैन है, इसलिए गांव के कुछ लोग उसको पैसे देकर पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते रहते हैं। काली उस औरत को कहता है कि रात को 12 बजे कौन सा पोस्ट ऑफिस तुमको पैसे देगा। पोस्ट ऑफिस सुबह खुलेगा, तब आकर अपने पैसे निकाल के ले जाना। अब वो औरत कहती है, अरे ऐसे कैसे, मेरी बकरी सालवी पेट से है और कल सुबह उसकी डिलीवरी है, इसलिए डिलीवरी से पहले मुझे उसकी पसंद का खाना लाना होगा, जो कि शहर जाकर मिलेगा। और अब मैं पैसे लेकर निकलूंगी तो सुबह तक वापस आ पाऊंगी, इसलिए आप मुझे अभी पैसे दे दीजिए। अब काली उसको मना करता, इतने में एक गणेशन नाम का लड़का वहाँ आकर कहता है कि अरे सर दे दीजिए ना, वैसे भी समय पर ना मिलने वाला पैसा और बाप की चिता में आग ना देने वाला बेटा, दोनों ही बाद में किसी काम के नहीं होते। ये सुनकर अब काली अंदर जाकर उस औरत के अकाउंट में पैसे चेक करता है। इस बीच उस गांव के देवता की मूर्ति उसके बीच में आ जाती है, तो वो उसे पैर से धक्का मार के एक तरफ कर देता है। बाहर आकर वो कहता है कि अरे तुम्हारे अकाउंट में तो सिर्फ 250 रुपए हैं और तुम मुझसे 500 रुपए मांग रही हो। तभी पास लेटा एक बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे बेटा, इतनी झिकझिक क्यों कर रहे हो, वो पैसे लेकर भाग थोड़ी जाएगी, अपना काम करके पैसे वापस कर देगी, तुम अपने कुछ पैसे इसको दे दो ना। अब काली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अंदर जाकर कुछ पैसे निकाल लाता है और फिर जब वो उनको गिनने लगता है तो इतने में वो औरत पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसके भागते ही गणेशन और वो बुढ़ा भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। खैर, दूसरे दिन काली अपने सीनियर को फोन करने के लिए नेटवर्क को सर्च कर रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गांव एक रिमोट एरिया में था, जहां सिग्नल मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। अब फोन करके काली अपने सीनियर से कहता है कि सर, यहाँ लोग रात को 12 बजे भी पैसे लेने आते हैं। मैं इस गांव को समझाते समझाते थक गया। एक तो ये लोग पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं और दूसरा अपने किसी देवता की बात करते हैं। आप प्लीज मेरा ट्रांसफर यहाँ से करवा दीजिए। पर सीनियर कहता है कि इतनी जल्दी तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हो सकता, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो रिजाइन दे दो, वरना कम से कम 6 महीने तो वहाँ नौकरी करो। इस दरमियान गांव का एक आदमी उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। काली उससे पूछता है कि क्या बात है भाई, कोई काम है क्या? तो वो कहता है कि सर, वो सामने वाली पहाड़ी पर एक गांव है, मेरे बेटे का रिश्ता उस गांव की एक लड़की से तय हुआ है। अगर आप मुझे पता करके बता सकते हैं कि उसका परिवार कैसा है तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब बेचारा काली इस बात से खिसिया जाता है, लेकिन फिर भी वो हाँ बोल देता है। वो मन ही मन सोचता है कि इन गांव वालों से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसके बाद काली जब वापस पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहाँ इरुक्की नाम का एक लड़का आता है, जो कहता है कि सर, क्या मारिया अम्मा के नाम से कोई लेटर आया है? अब काली का दिमाग पहले से ही खराब होता है, ऊपर से वो लड़का डेली आकर उससे यही पूछा करता था। इसलिए आज काली कहता है कि भाई, मारिया अम्मा के नाम से कोई लेटर नहीं आया है और तुम रोज रोज आना बंद करो। मुझे इस गाँव में 1 महीना हो गया है और तुम तब से रोज आ रहे हो। अगर मेरे पास उनका कोई लेटर आएगा तो मैं खुद मारिया अम्मा को देकर आऊंगा, तुम्हारे भगवान की कसम, लेकिन फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। अब शाम को काली पोस्ट ऑफिस में आने वाले लेटर्स को कलेक्ट करने के लिए गांव के बाहर जाता है, क्योंकि लेटर देने वाली गाड़ी का ड्राइवर उस गांव में नहीं आता। वो कहता है कि इस गांव के लोग अजीब हैं, उल्टे सीधे सवाल करते हैं, इसलिए तुम ही बाहर लेटर लेने आ जाना। खैर, वापस आकर जब वो लेटर्स को नोट करता है तो उसे आज मारिया अम्मा के नाम का एक लेटर मिलता है, जो उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भेजा था। ये देखकर काली बहुत खुश होता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन कलेक्टर के लिए गांव वालों की तरफ से एक खत लिखता है कि सर, हमारे गांव में एक पोस्ट ऑफिस है, लेकिन हमारी विनती है कि आप इस गांव में एक ग्रामीण बैंक खुलवा दीजिए, ताकि हमें पैसे जमा करने में आसानी हो और हमारे पैसे की ठीक से सुरक्षा भी हो सके। इसके बाद काली उस लेटर के बारे में अपने एक दोस्त को बताता है, जो कलेक्टर ऑफिस में ही काम करता था। लेकिन वो दोस्त उससे कहता है कि सिर्फ लेटर देने से कुछ नहीं होगा, गांव के कुछ लोगों के सिग्नेचर या अंगूठे के निशान उस लेटर पर लगवा लो, ताकि काम आगे बढ़ सके। अब काली ठीक ऐसा ही करता है।
वो जहाँ जहाँ भी लेटर्स को देने जाता है वहाँ पर लोगों के निशान लेने लगता है। लोग पूछते हैं कि ये किस लिए है, तो वो कहता है कि मैंने कलेक्टर ऑफिस में अर्जी डाली है कि वो पोस्ट ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग को नया करवा दें, इसलिए आप लोगों के निशान चाहिए। अब सभी लोग काली पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए बिना दोबारा पूछे वो अपने अपने अंगूठों के निशान दे देते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि शर्ट पैंट और टाई लगाकर एक बंदा काली के पीछे पीछे चलता रहता है। तभी काली को प्यास लगती है और वो गणेशन की दुकान पर पानी पीने के लिए रुकता है। देखने में गणेशन थोड़ा गुस्से में दिखता है, इसलिए काली पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों गुस्से में हो। गणेशन कहता है कि अरे सर, आपने पूरे गांव का थंबप्रिंट ले लिया लेकिन मेरा नहीं लिया, आखिर मेरा क्या कसूर है सर। ये सुनकर काली हंसने लगता है और उसे शांत करने के लिए उसे लेटर को देते हुए निशान लगाने को कहता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि गणेशन असल में निशान नहीं लगा रहा, वो तो सिग्नेचर कर रहा है। अब काली उससे पूछता है कि अरे गणेशन, तुमको पढ़ना लिखना आता है क्या? तो वो कहता है कि जी हाँ सर, मैंने ग्रेजुएट किया है। तो काली पूछता है कि फिर इस गांव में क्या कर रहे हो? इस पर गणेशन कहता है कि सर, मैं पहले शहर में जॉब करता था लेकिन वहाँ की जिंदगी मुझे रास नहीं आई। पूरे दिन काम करके जो भी कमाता वो दूसरे दिन खर्च हो जाता, इसलिए मैं और मेरी बीवी वापस गांव आ गए और मैंने ये शॉप ओपन कर ली। तब से हम दोनों बहुत खुश हैं सर, यही असली जिंदगी है। काली पूछता है कि फिर ये लेटर नहीं पढ़ोगे कि इसमें क्या लिखा है, बिना पढ़े क्यों साइन कर रहे हो? इस पर गणेशन कहता है कि सर, इस गांव के एक एक आदमी को आप पर भरोसा है, इसलिए मैं कौन होता हूँ, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर काली मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं मैं इन लोगों से झूठ बोलकर गलत तो नहीं कर रहा। ऐसा सोचते हुए वो वापस आ जाता है। खैर, रात को उसे वो सपना वापस आता है जिसमें उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मादेश्वरा। अब दूसरे दिन जब गणेशन अपनी बीवी के साथ कुछ सामान लेने के लिए शहर जा रहा होता है तो काली उसे वो लेटर देते हुए कहता है कि कलेक्टर ऑफिस के पास तुम्हें मेरा दोस्त मिलेगा, ये लेटर तुम उसे दे देना। और इसके बाद वो खुद मारियम्मा को लेटर देने के लिए विधामाले गांव जाने लगता है। थोड़ी आगे जाकर वो एक औरत से उस गांव का रास्ता पूछता है और तभी वो टाई वाला बंदा फिर से उसका पीछा करने लगता है। उसे देखकर अब काली उस औरत से पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है और मेरे पीछे पीछे क्यों घूमता रहता है। वो औरत बताती है कि सर, कुछ साल पहले इसने सरकारी जॉब की तैयारी की थी जिसमें ये पास भी हो गया, लेकिन फिर ज्वाइनिंग से ठीक पहले सरकार ने कुछ बदलाव किए जिसकी वजह से इसकी नौकरी नहीं लग पाई। उस दिन से लेकर आज तक इसे आस है कि इसका ज्वाइनिंग लेटर एक दिन जरूर आएगा और इसी वजह से ये दिमाग से थोड़ा पागल भी हो चुका है। ये सुनकर काली को बहुत दुख होता है और फिर वो विधामाले गांव की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ थोड़ा आगे जाकर वो टाई वाला बंदा उसका पीछा करना बंद कर देता है। अब काली चलता रहता है और फिर उसे वहाँ दो रास्ते मिलते हैं जहाँ वो समझ नहीं पाता कि सही रास्ता कौन सा है। इतने में वहाँ से पेरियार नाम का एक आदमी निकलता है जो काली से पूछता है कि अरे सर, आप यहाँ कैसे? काली उसे बताता है कि मारियम्मा का लेटर देने विधामाले जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही रास्ता कौन सा है। पेरियार कहता है कि कोई बात नहीं सर, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलिए साथ चलते हैं। इसके बाद दोनों साथ चलने लगते हैं। रास्ते में काली पूछता है कि अभी और कितनी दूर है, तो पेरियार बार बार कहता है कि सर, बस थोड़ी दूर और है, बस थोड़ी दूर और है। इस बीच गुस्से में काली कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि पहाड़ी के ऊपर ये उबड़ खाबड़ रास्ता किसने बनाया, आखिर इतनी ऊपर जाकर रहने का मतलब क्या है। तभी पेरियार पूछता है कि सर, आपको मालूम है आपके पोस्टल डिपार्टमेंट में कुल कितने लोग काम करते हैं? काली कहता है कि हाँ, लगभग 4 लाख लोग। तो पेरियार कहता है कि सर, आपको पता है हमारा देश पोस्टल सर्विस में नंबर 1 पर है। काली कहता है कि हाँ पता है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर पेरियार पूछता है कि सर, आप एक पोस्टमैन हैं, क्या आपको हमारे देश के पहले पोस्टमैन के बारे में पता है? काली कहता है नहीं। तो पेरियार कहता है कि अरे सर, आप और मैं इस वक्त जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिसको अभी आप गाली दे रहे थे, वो रास्ता हमारे देश के पहले पोस्टमैन ने ही बनाया था, जिसका नाम था मादेश्वरा। इस तरह पेरियार अब काली को मादेश्वरा की पूरी कहानी बताने लगता है। यहाँ से सीन सीधा 150 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ मादेश्वरा नाम का एक बंदा देश का पहला भारतीय पोस्टमैन बनकर इस गांव में पोस्टमैन का काम करता था और साथ में वो लोगों का खत पढ़कर भी सुनाया करता था, क्योंकि उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। इस बीच मादेश्वरा को चोरों का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि लेटर के साथ लोग अपने लोगों के लिए कभी कभी कुछ चीजें भी रख दिया करते थे। इन्हीं चीजों को चुराने के लिए चोर मादेश्वरा पर हमला कर दिया करते थे, लेकिन वो भी एक बहादुर आदमी था। हर बार सभी को हराकर खतों को समय पर पहुंचा दिया करता था। फिर एक दिन जब वो खतों को लेकर जाने लगता है, तभी उसे जंगल के बीच एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है।
पास जाकर उसे पता चलता है कि दुर्गा नाम की एक लड़की को सांप ने काट लिया है। इसलिए वो फौरन कुछ जड़ी बूटियों को तोड़कर और मंत्रों को पढ़कर उन पत्तों का रस घाव पर लगा देता है, जिससे वो जहर बेअसर हो जाता है। खैर, अब दूसरे दिन मादेश्वरा जब अपने घर वापस आता है तो उसे दुर्गा के पिता और भाई वहाँ बैठे हुए मिलते हैं। यहाँ मादेश्वरा का बड़ा भाई जोगी उससे कहता है कि ये लोग अपनी बेटी दुर्गा का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मादेश्वरा इस रिश्ते के लिए मान जाता है, लेकिन यहाँ दुर्गा का पिता मुत्तयन जोगी से कहता है कि मेरी एक शर्त है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का पति इन अंग्रेजों के लिए काम करे। ये सुनकर जोगी कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं अकेले में मादेश्वरा से बात करके उसे मना लूंगा कि वो ये नौकरी छोड़ दे। इस बीच हमें पता चलता है कि 2 ब्रिटिश इंजीनियर्स जो इस गांव में कुछ समय पहले से आए हुए थे, वो अचानक कहीं गायब हो चुके हैं। अब ये खबर हेड ऑफिस से पोस्टमास्टर जेम्स को पता चलती है और उसे उनको ढूंढने का काम दिया जाता है। इसके बाद जेम्स कंगनी नाम के एक जमींदार को ये काम सौंप देता है, क्योंकि लोकल लोग ही उसकी इस काम में मदद कर सकते थे। अब कंगनी एक आदमी को लेकर उसे टॉर्चर करके दोनों इंजीनियर्स के बारे में पूछने लगता है। वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अब काफी देर हो जाती है तो कंगनी उस आदमी की नाभि पर एक कीड़ा रख देता है, जो उसके पेट को खाते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है, जिससे काफी खून बहने लगता है। अब दर्द से कराहते हुए वो आदमी कंगनी को वो सब बता देता है जो भी उसे पता था। अगले सीन में कंगनी 2 आदमियों को लेकर जेम्स के पास जाता है, जहाँ वो दोनों जेम्स को बताते हैं कि सर, वो दोनों लोग हमारे गांव में ही रुके थे और हमने ही उनकी देखरेख की थी, लेकिन एक दिन शिकार के लिए जब वो दोनों साथ में गए तो वापस नहीं आए। जेम्स कहता है कि मुझे उन दोनों की फिक्र नहीं, बल्कि उनके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए, इसलिए मुझे उन दोनों का सारा सामान चाहिए। इस पर वो दोनों कहते हैं कि सर, वो सामान हमने सेफली गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मादेश्वरा और दुर्गा की भी शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसके बाद कंगनी के आदमी उस गेस्ट हाउस से मादेश्वरा को वो डॉक्यूमेंट्स देकर कहते हैं कि इन्हें पोस्ट मास्टर तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, ये कागज बहुत जरूरी हैं। अब इससे पहले कि वो वहाँ से निकलता, इतने में कुछ गुंडे आकर मादेश्वरा का रास्ता रोक लेते हैं। उन गुंडों में स्वामी नाम का एक बंदा उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दे दो, फिर हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मादेश्वरा इसके लिए मना कर देता है तो स्वामी कहता है कि चलो ठीक है, हम दोनों आपस में मुकाबला करते हैं, जो जीतेगा वही इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाएगा। इसके बाद दोनों आपस में मुकाबला करते हैं, जिसमें मादेश्वरा जीत जाता है और वहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जेम्स तक पहुँचा देता है। इस चीज से खुश होकर जेम्स मादेश्वरा को कुछ पैसे भी देता है, जिसे वो रख लेता है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ काली चलते चलते थक जाता है और इसी वजह से ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है। अब अपनी स्थिति को देखकर पेरियार से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, तुम उसी गांव जा रहे हो तो तुम इस खत को मारी अम्मा तक पहुंचा देना। पेरियार कहता है कि सर, ये क्या कह रहे हो, आप ये खत उनको दोगे तो उनको बहुत खुशी होगी। गुस्से में थका हुआ काली कहता है कि अरे यार, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं थक गया हूँ, मैं मादेश्वरा नहीं हूँ तुम्हारा पहला पोस्टमैन जो इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर खत देने जाऊं। और वैसे भी उसने क्या उखाड़ लिया, वो तो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, पैसे भी ले रहा था, अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था, फिर भी तुम लोग उसका गुणगान करते रहते हो। ऊपर से उसकी शादी भी हो गई, जबकि मैं अभी तक कुंवारा हूँ। बाकी मैं उसके जैसा नहीं हूँ, इसलिए मुझे माफ करो। तुम लोगों की इसी सोच की वजह से तुम लोग आज 50 साल पीछे हो, बाकी दुनिया तुमसे आगे निकली जा रही है। ये कहकर वो मारी अम्मा का खत दूर फेंक देता है। ये देखकर पेरियार एकदम से चुप हो जाता है और कहता है कि सर, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गणेशन शहर में काली के दोस्त से मिलता है और उसको चाय पिलाकर सम्मान देते हुए कहता है कि ये खत मुझे काली सर ने आपको देने के लिए कहा है। वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, हमारे गांव के बारे में काफी सोचते हैं। वहीं जंगल में जब काली उसी जगह पर बैठा आराम कर रहा होता है, तभी उसे वो औरत दिखती है जिसने शुरू में अपनी बकरी के लिए पैसे लिए थे। वो पूछती है कि अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? काली कहता है कि मैं मारी अम्मा के लेटर को देने के लिए जा रहा था, लेकिन अब थक कर आराम कर रहा हूँ। तभी वो औरत उसे वो पैसे लौटा देती है और कहती है कि सर, ये लीजिए आपके पैसे जो मैंने उस दिन आपसे लिए थे। इसके बाद वो उसे थोड़े और पैसे देती है और कहती है कि सर, जब आप वापस जाएं तो इन पैसों को मेरे खाते में जमा कर देना। काली कहता है कि अरे मेरे पास यहाँ रसीद बुक नहीं है, इसलिए तुम गांव आकर ही जमा कर देना। तो वो औरत कहती है कि सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मेरे पैसे लेकर भाग थोड़े जाएंगे, रसीद आती रहेगी, आप बस पैसे रख लीजिए, जब भी आपको समय मिले आप जमा कर देना। इसके बाद वो उसे एक बकरी का बच्चा दिखाते हुए कहती है कि देखिए, इस बच्चे को इस दुनिया में लाने
बचाने वाले आप ही हैं सर। आपकी वजह से मैं उस दिन सामान ला पाई और मेरी बकरी की डिलीवरी हो पाई। आपको पता है मेरी बेटी ने इस बकरी के बच्चे का नाम आपके नाम पर ही रखा है, काली। ये सुनकर काली बहुत इमोशनल हो जाता है कि ये लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और मैं हूँ कि सिर्फ एक खत की वजह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। वो फौरन उस लेटर को ढूंढने के लिए पीछे जाता है, लेकिन उसे वो लेटर वहाँ नहीं मिलता। तभी पेरियार उसे आवाज देते हुए कहता है कि सर ये रहा लेटर, ये लीजिए। काली उसे उस लेटर के लिए थैंक यू बोलता है और फिर दोनों उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अब काली पेरियार से कहता है कि तुमने बोला था कि पूरी बात जाने बिना किसी को ऐसा बोलना ठीक नहीं, इसलिए अब तुम मुझे पूरी बात बताओ। ये सुनकर पेरियार मादेश्वरा की आगे की कहानी कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि एक दिन जब मादेश्वरा अपने घर वापस आया तो उसके घर स्वामी मौजूद था। मादेश्वरा अपने भाई जोगी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है और आप लोग मेरे पीछे क्या बातें कर रहे थे। तभी मादेश्वरा का ससुर बीच में बोलता है कि बेटा तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये अंग्रेज हमारे लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि कुछ साल पहले मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ का आदमी सीधा है और आसानी से बातों में आ सकता है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे हमारी ही जमीन पर हमें गुलाम बना दिया। पहले वो हमसे टैक्स लेने लगे और फिर जब कोई टैक्स नहीं दे पाया तो उसकी जमीन लेने लग गए। सभी लोगों का व्यापार बंद करवा दिया गया और फिर गरीब लोगों को मजबूर बनाकर पूरे दिन काम करवाते, जबकि सिर्फ एक वक्त का खाना देते। इससे लोग धीरे धीरे मरने लगे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हमें इसके लिए कोई रास्ता बनाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने जगह जगह इंजीनियर्स भेजे और पूरा नक्शा बनवाया। अब वो उसी नक्शे के हिसाब से धीरे धीरे हमारे पहाड़ों को खत्म करना चाहते हैं और उस पर रेल चलवाकर और घर बनवाकर जमीन को हड़पना चाहते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स तुम उस दिन देकर आए थे वो उन्हीं रेल की पटरियों का नक्शा था जो अंग्रेजों को चाहिए था। अगर उन्होंने पटरी बना ली तो हम सभी उनके गुलाम बन जाएंगे और फिर कभी उनसे जीत नहीं पाएंगे। हमारा लक्ष्य है उनके इस प्लान को बर्बाद करना। अब इधर मादेश्वरा इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है, जबकि वहाँ कंगनी मादेश्वरा के एक आदमी को लाकर बहुत टॉर्चर करता है। लेकिन तभी यहाँ मादेश्वरा आ जाता है जो कंगनी से उस आदमी को छोड़ने के लिए कहता है। अब कंगनी कुछ कहता उससे पहले जेम्स वहाँ आकर कंगनी से पूछता है कि तुमने इस आदमी को क्यों पकड़ रखा है, क्यों इसे परेशान कर रहे हो। कंगनी कहता है कि इसके पिता ने इसे मुझको 13 रुपए में बेच दिया, अब इसके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं इससे काम करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं सुन रहा है। मादेश्वरा कहता है कि जब इसके पिता ने तुमसे उधार लिया था तो इसमें इसका क्या लेना देना, और वैसे भी पैसे की बात तो ठीक है, लेकिन कोई आदमी किसी दूसरे आदमी पर अपना हक कैसे जमा सकता है। जेम्स इन बातों को ध्यान से सुन रहा होता है कि तभी वो कहता है कि ठीक है, तुम दोनों आपस में लड़कर फैसला कर लो कि कौन ठीक है, जो जीत जाएगा उसकी बात ही मानी जाएगी। इसके बाद कंगनी और मादेश्वरा के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें मादेश्वरा जीत जाता है। अब इधर जेम्स अपने मन में सोचने लगता है कि मादेश्वरा उसके लिए बहुत ही काम का आदमी साबित हो सकता है, इसलिए वो उसकी तारीफ करते हुए उसे एक झंडा गिफ्ट करता है। जबकि मादेश्वरा ये समझ जाता है कि जिस तरह से जेम्स ने उसे और कंगनी को लड़वाया, उसी तरह ये अंग्रेज एक दिन सभी को एक दूसरे से लड़वाकर हम लोगों पर ही राज करेंगे। इसलिए वो जेम्स के सामने तो वफादार बना रहता है, लेकिन घर आकर वो सबसे पहले उसी झंडे को जलाता है जो उसे जेम्स ने दिया था। ये देखकर अब घर के लोग समझ जाते हैं कि मादेश्वरा का जमीर भी जाग चुका है। खैर, अब अगले दिन जेम्स मादेश्वरा को कुछ बेहद ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक थैले में रखकर हेड ऑफिस पहुंचाने का काम देता है। उधर घर वाले ये सोचते रहते हैं कि आखिर अब वो क्या करेगा। तभी वहाँ कंगनी आकर मादेश्वरा के बारे में पूछने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मादेश्वरा ने रास्ते में देख लिया था कि उस थैले में वही सारे इकट्ठे किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन पटरियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उनको हेड ऑफिस ना ले जाकर कहीं और ले जाता है। और यही चीज कंगनी के एक आदमी ने भी देख ली थी, जिस वजह से कंगनी अब मादेश्वरा के घर आकर उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। इसके बाद कंगनी के आदमी जोगी को बहुत मारने लगते हैं और इसी बीच दुर्गा पीछे के रास्ते से भागकर मादेश्वरा के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। फिर दुर्गा वापस अपने घर पहुंचती है, जहां कंगनी उससे मादेश्वरा के बारे में पूछता है। अब कोई जवाब ना देने पर कंगनी उसे लकड़ियों पर बिठाकर जिंदा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऐन मौके पर आकर मादेश्वरा दुर्गा और जोगी को बचा लेता है और कंगनी के साथ साथ उसके सभी आदमियों को खत्म कर देता है। अब देर शाम को जब मादेश्वरा घर पर नहीं होता तो जेम्स अपने आदमियों के साथ आकर जोगी से उसके बारे में पूछता है, लेकिन जोगी उसे कुछ नहीं बताता, जिस वजह से जेम्स उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पेरियार और काली उस गांव में पहुंच जाते हैं। पेरियार कहता है कि चलो अब आप मारी अम्मा को उनका लेटर दे आओ, उनका घर यहीं ऊपर है।
काली अब उसी रास्ते पर चलकर मारी अम्मा के घर पहुंचता है, जो कि एक बूढ़ी लेडी होती है। काली कहता है कि अम्मा, आपका एक खत आया है कलेक्टर ऑफिस से। मारी अम्मा ये सुनकर थोड़ा खुश होती है और काली से कहती है कि बेटा, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए जरा मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है। काली उन्हें पढ़कर बताता है कि कलेक्टर ने आपकी अर्जी मान ली है और अब आपकी पेंशन शुरू हो चुकी है, जिसे अब हर महीने पोस्टमैन आकर आपको देकर जाएगा। काली समझ जाता है कि लेटर में जिस पोस्टमैन को ये काम करने की बात कही गई है वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। लेकिन तभी इतने में मारी अम्मा बड़ी ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए वो पहले काली को शुक्रिया करती है और फिर उससे कहती है कि बेटा, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और ऊपर से मेरे बेटों ने मुझे छोड़ दिया है, जिसके बाद मैं हर महीने जाकर पोस्ट ऑफिस से पेंशन लिया करती थी। लेकिन 4 साल पहले जब मैं वापस आ रही थी तो मैं नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मेरी कमर टेढ़ी हो गई और अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। इसी वजह से मैंने कलेक्टर साहब को खत लिखा था कि वो मुझे मेरी पेंशन मेरे घर तक पहुंचा दिया करें। लेकिन देखो, आज 4 साल बाद मुझे उनका जवाब आया। और बेटा, ये सब मादेश्वरा भगवान की वजह से हुआ। वो हमारे गांव और इस देश के पहले पोस्टमैन थे जो आज भी हमारी सुनते हैं। और देखो, जैसे ही पोस्टमैन के तौर पर तुम इस महीने यहाँ आए, वैसे ही मेरी पेंशन भी मेरे पास आ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। हमेशा खुश रहो और आगे तरक्की करते रहो। जय मादेश्वरा। इतना कहकर मारी अम्मा काली को हक कर लेती है और फिर उससे एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो बस मेरा एक काम कर दो। काली अब तक बहुत ही इमोशनल हो चुका था और इस रिक्वेस्ट को सुनकर कहता है कि अम्मा, आप बस हुक्म कीजिए कि क्या करना है। वो कहती है कि बेटा, थोड़ी ऊपर जाकर मादेश्वरा का मंदिर है, मुझे वहाँ तक ले चलो, मुझे उस जगह के दर्शन करने हैं। ये सुनकर काली मारी अम्मा को अपनी गोद में उठाकर मंदिर की तरफ चल देता है। मंदिर पहुंचकर वो देखता है कि पेरियार भी उसी मंदिर के पास खड़ा है। अब आगे की कहानी जानने के लिए वो पेरियार के पास जाता है और कहता है कि आगे क्या हुआ, क्या जेम्स ने उसे मार दिया या मादेश्वरा ने जेम्स को मार दिया। पेरियार बताता है कि मादेश्वरा भले ही एक योद्धा था, साहसी था, लेकिन इतने अंग्रेजों के सामने वो बस अकेला था। ये वो दौर था जब कोई देश को आजाद कराने का सपना भी नहीं देख सकता था, लेकिन मादेश्वरा ने फिर भी डटकर सभी का सामना किया। हालांकि जेम्स ने उसकी सारी फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन अपने लोगों के लिए मादेश्वरा ने अपना मुंह नहीं खोला। उसने वो सारे कागजात पहले ही खत्म कर दिए थे ताकि कोई उन तक ना पहुंच पाए। इसी वजह से जेम्स ने गुस्सा होकर फिर मादेश्वरा को एक नुकीले खंबे पर चढ़ा दिया, जिसके बाद उस खंबे का नुकीला सिरा धीरे धीरे मादेश्वरा के शरीर को चीरकर बाहर आने लगा। इतने दर्द में भी उसने उफ तक नहीं की और गांव के लोग उसके इस बलिदान को देखकर भगवान से यही प्रार्थना करने लगे कि भगवान जल्दी से उसे मुक्ति दे दें ताकि उसे और दर्द न झेलना पड़े। इसी तरह मादेश्वरा ने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए अपनी जान दे दी। पेरियार कहता है कि यही वजह है सर कि यहाँ कोई भी पोस्टमैन आता है तो सभी उसको भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं। इस स्वार्थ भरी दुनिया में इस गांव के लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वो एक तरह से आपकी पूजा करते हैं। मारी अम्मा ने तो आपके अंदर ही मादेश्वरा को देख लिया और ये सब सिर्फ मादेश्वरा की वजह से हुआ। आज उसी जगह पर उसका मंदिर बना है जहां उसने अपना बलिदान दिया था। लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कि वो आज भी इस गांव की रक्षा कर रहा है। अब काली ये सुनकर एकदम से शॉक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिस गांव को वो इतना भला बुरा बोलता था वो अचानक उसे अपना लगने लगा था। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो रात को अपने ऑफिस में मादेश्वरा की मूर्ति को सही जगह पर रखता है। मन ही मन उसे इस बात का अफसोस होता है कि उसने कलेक्टर को इस पोस्ट ऑफिस को बंद करके ग्रामीण बैंक खोलने की अर्जी क्यों दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी गणेशन उसके पास आकर कहता है कि अरे सर, आपने अपनी अर्जी में तो गाँव का नाम लिखा ही नहीं। वो तो मैंने लास्ट टाइम पर पढ़ लिया तो मुझे गाँव का नाम नहीं मिला, इसलिए मैंने वो लेटर आपके दोस्त को नहीं दिया और उसे वापस ले आया। अब ये सुनकर काली बहुत खुश होता है और गणेशन से मन ही मन कहता है कि आज तुमने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, नहीं तो मैं हमेशा इसी गिल्ट में जीता रहता। अब गणेशन के जाने के बाद काली के दिमाग में कुछ आता है और वो बैठकर एक लेटर लिखने लगता है। इसके बाद दूसरे दिन की शुरुआत होती है जिसमें काली एकदम नए मूड के साथ घर से बाहर निकलता है और उसका पीछा करने के लिए हमेशा की तरह वो टाई वाला आदमी खड़ा होता है। लेकिन तभी काली उसको देखकर मुस्कुराता है और उसके पास जाकर एक लेटर उसे देता है जिस पर लिखा था ज्वाइनिंग लेटर। ये लेटर देखकर उस आदमी की आंखें भर आती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। बरसों से उसे जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका था। पागलपन में भी वो झूठे खत से इतना खुश था
कि शायद अब वो वापस उसी नॉर्मल जिंदगी में कदम रख पाएगा। काली उसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है और यही होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार हार्ट टचिंग मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।